गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जॉन्डिस और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जॉन्डिस के बारे में, इसमें क्या होती है, येलोइंग ऑफ स्किन होती है, आइज़ हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब आदमी का शरीर जो है पीला पड़ने लगता है। अच्छा, ये पीला क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि इसमें जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन येलो कलर का था, मैंने पिछले लेक्चर में और साइकिल में बताया था। इसकी एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होने लगता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से पूरा जो बॉडी होता है वो येलो कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या क्या येलो कलर का बेसिकली होता है, ये होता है स्किन होती है येलो कलर की, म्यूकोसा मेम्ब्रेन आपके नाक के पास या आपके होंठ के पास जो मेम्ब्रेन कवरिंग है उसको म्यूकोसा कवरिंग कहते हैं। फिर स्क्लेरा जो वाइट वाला पोर्शन होता है आँख में, वो जो है येलो कलर का होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक, येलोइंग ऑफ आइज इज नोन एज इक्टेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो येलोइंग ऑफ आइज है, जो जॉन्डिस में येलो कलर का हो जाता है, उसे इक्टेरस कहते हैं। जॉन्डिस कुछ और नहीं है, हाइपर बिलिरुबिन एनीमिया। जब इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है बिलिरुबिन की, हाइपर बिलिरुबिनीमिया में क्या है कि एक पर्टिकुलर 1.2 mg पर डेसीलीटर के से ऊपर होता है तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। यही जो है बिलिरुबिन का जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉज करता है जॉन्डिस। यानी कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया का जो है जो और खतरनाक रूप है वो जॉन्डिस है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की बात कर लेते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरीके के जॉन्डिस होते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो एक हेल्दी आदमी में हो सकता है, जैसे कि बच्चे का बर्थ होता है और कुछ समय बाद जो है उसको जॉन्डिस के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर उनका जो है ज़्यादा डेवलप नहीं होता है जो कि मेटाबोलाइज करे बिलिरुबिन को। तो उस कंडीशन में क्या है, हेल्दी आदमी को क्या है, जॉन्डिस हो गया है, तो उस जॉन्डिस को कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिर दूसरा है आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कोई ना कोई बीमारी से अगर जॉन्डिस हो रहा है, जैसे कि आपका सिरोसिस हो गई किसी को, या हेपेटाइटिस हो गई यानी कि लीवर खराब हो गया, उसके वजह से अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिर बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, मतलब कि कैसे इसका अकरेंस है जॉन्डिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी 3 तरीके का, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों टर्म कैसे, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, प्री हिपैटिक यानी लीवर के पहले जो चीजें हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है उसको कहेंगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस, और लीवर में कहीं गड़बड़ हो गया तो हिपैटिक जॉन्डिस, और लीवर के आगे कुछ दिन दिक्कत आ रही तो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। आइए इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे मैं आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम में समझा रहा था, सबसे पहले क्या होता था, आरबीसी टूटता था और आरबीसी टूट के क्या बनाता था, हीम और ग्लोबिन। यही हीम जो है, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता था, और ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज की प्रेजेंस में बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता था। तो ये जो बिलिरुबिन है ये नॉन कॉन्जुगेटेड, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होता है जो लीवर में आके ग्लूकोरोनिक एसिड जिसका कॉन्जुगेशन होता है, अभी ये कॉन्जुगेशन किसी के साथ नहीं है, तो इसको कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अगर कोई दिक्कत यहाँ पर कहीं हो रही है और उसकी वजह से बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसको कहते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। क्या दिक्कत हो सकती है, मान लो हीमोलिसिस हो रहा है यानी आरबीसी रप्चर कर रहे हैं, टूट रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब आरबीसी रप्चर करेगा तो हीम निकलेगा, और हीम का जो है यही मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होके क्या है, बिलिरुबिन बनेगा। फिर इतना ज्यादा हीमोलिसिस होने लगी
तो क्या करेगा, लीवर भी इस बिलिरुबिन को लेने से मना कर देगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा है। तो कितना, इसकी भी कुछ लिमिट है, कुछ ना कुछ लेगा। फिर उसके बाद ये बिलिरुबिन भी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी ह्यूमन ब्लड में इकट्ठा शुरू होने लगेगा। अगर ये स्टेज बिलिरुबिन इकट्ठा होने लगा और बढ़ती गई बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन, यही क्या है, प्री हिपैटिक, मतलब लीवर में जाने से पहले ही ये दिक्कतें आ गई और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ने लगा, इसीलिए इसको कहते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब आते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। कोई मान लो डिजीज हो गई, सिरोसिस हो गई या हेपेटाइटिस हो गई, तो उसमें क्या होता है, लीवर खराब होता है। और आप सभी को मालूम है कि लीवर में एक बहुत ही अच्छा एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं यूडीपी, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन कराने का विद ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक, अच्छा, ये कॉन्जुगेशन, इससे पहले ये बिलिरुबिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इस कॉन्जुगेशन के बाद ये इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है। अब ये आगे क्या है, कोलॉन में कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो है कोलॉन में जाता है। कोलॉन में जाने से पहले तो यहां पर अगर कोई दिक्कत हो रही तो इसको कहते हैं हिपैटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर गड़बड़ हो गया है, ये एंजाइम काम नहीं कर रहा है, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज काम नहीं किया, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बिलिरुबिन की ये कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। ये भी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में बिलिरुबिन होता है, क्योंकि यही अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में, क्योंकि ये लीवर ही गड़बड़ हो गया तो कॉन्जुगेशन हुआ नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन बिलिरुबिन की ब्लड में बढ़ने लगी, और यही होता है हिपैटिक जॉन्डिस। अब आते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि गाल ब्लैडर से आपका बाइल निकलता है थ्रू सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर से जो है बाइल निकलता है। यहाँ मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया और इसका कंस्ट्रिक्शन हो गया और यहाँ से बाइल नहीं निकल रहा है, उस केस में क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाती है और ये आगे जाके कोलॉन में भी नहीं जाता है और स्टर्कोबिलिन और में भी नहीं कन्वर्ट होता है। ये सारी प्रोसेस रुक जाती है और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसीलिए इस जगह जो जॉन्डिस, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो जॉन्डिस हो तो इसको कहते हैं पोस्ट हिपैटिक, मतलब लीवर के बाद वाली प्रोसेस में अगर दिक्कत हो रही जिसकी वजह से बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही तो इसको कहते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। और इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। क्यों, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बाइल जो है आगे मूव नहीं किया, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी और इसी को कहते हैं पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये तीनों टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए कुछ लिखा है उसको भी देख लेते हैं। प्री हिपैटिक जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है, हिमोलिसिस बढ़ने लगता है, मतलब कोई डिजीज हो जाए जिसमें जो है आरबीसी टूटने लगे। किस किस कंडीशन में टूट सकती है, देखो, इन सिकल सेल एनीमिया और हिमोलिटिक एनीमिया मोर एंड मोर आरबीसी विल ब्रेक डाउन, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी टूटने लगेगी। दस देयर इज मोर डिग्रेडेशन ऑफ हीम, और इसी वजह से हीम का डिग्रेडेशन ज्यादा होने लगेगा। और हीम के डिग्रेडेशन किससे क्या मिलता था, बिलिरुबिन मिलता था। 10 कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड इंक्रीजेस। यही क्या है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब आते हैं हिपैटिक जॉन्डिस में के बारे में देख लेते हैं। इन लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस में क्या होता है, लिवर इज नॉट फिट टू सेक्रीट यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, मतलब ये एंजाइम ये सेक्रीट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनता है। देयरफॉर नो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड, हेंस देयर इज इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। अब आते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के बारे में। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस क्या है,
पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, गॉल ब्लैडर पे कंस्ट्रक्शन हुआ और बाइल इससे निकला नहीं, इससे वजह से क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। तो देखिए क्या है, बाइल कैन नॉट फ्लो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल नहीं निकला, हेंस देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इस अब पहले दो जॉन्डिस में क्या है, बिलिरुबिन में की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, लेकिन इस वाले जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। फिर एक है आपका नियोनेटल जॉन्डिस, ये बच्चों में होता है, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनमें होता है। जॉन्डिस अकर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ बर्थ, कुछ समय बाद जो है बर्थ के ये जॉन्डिस होती है। अब इनके कॉजेज देख लेते हैं किस कारण से होते हैं। पहला प्री हिपैटिक जॉन्डिस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या, सिकल सेल एनीमिया, इसमें जितनी भी बीमारियां हैं सब में देखेंगे आप आरबीसी का रप्चर होगा, हिमोलिसिस होगी, ये सारी डिजीज रिलेटेड टू हिमोलिसिस हैं, यानी कि आरबीसी के टूटने से रिलेटेड। सिकल सेल एनीमिया में ये की वजह से भी प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है, थैलीसीमिया जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है इसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। G6PD जो भी ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और HMP शंट में हमने ये पढ़ा था एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी क्या है, आरबीसी रप्चर करती थी, मैंने बताया था वहां पर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, इसमें भी क्या है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिमोलिटिक एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन का टूटने लगता है, उसके वजह से भी जॉन्डिस। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के वजह से भी जॉन्डिस हो सकती है। और ये सारी जॉन्डिस किसको, ये सारी डिजीज किस जॉन्डिस को किस जॉन्डिस को उत्पन्न कराती हैं, वो कराती हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हिपैटिक जॉन्डिस में। हिपैटिक जॉन्डिस में क्या है, आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है, लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस हो गई या सिरोसिस हो गई या अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, लीवर ही गड़बड़ होने लगा और बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। पोस्ट हिपैटिक, इसमें क्या है, गाल स्टोन, मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन है जिसकी वजह से बाइल जो है नहीं निकल रहा है, इस वजह से भी क्या है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट ड्यू टू ट्यूमर, बाइल डक्ट में अगर कंस्ट्रक्शन हो गया ट्यूमर की वजह से, या प्रेगनेंसी में क्या है, दबाव पड़ा और जो ये डक्ट है ये कंस्ट्रक्ट हो गई, जिसके वजह से बाइल का सेक्रेशन रुक गया, इसके वजह से क्या हो सकती है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस हो सकती है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स, पहला से सिम्टम्स तो सभी को पता है, येलोइंग ऑफ स्किन, मतलब पूरा बॉडी जो है येलो कलर की दिखने लगती है। स्क्लेरा, जो आंख का व्हाइट वाला पोर्शन है वो भी येलो, म्यूकस भी येलो होने लगता है। इसमें आदमी को वीकनेस और डायरिया भी होने लगता है, मतलब डायरिया मतलब लॉस ऑफ वाटर होने लगता है। एनीमिया भी, एनीमिक भी हो जाता है, और फटीग, वो जल्दी जल्दी थकान महसूस करता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन बड़ा आसान है। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देख देंगे, स्किन को देखेंगे येलो कलर के होने लगी तो भी हो सकता है जॉन्डिस हो। म्यूकस और स्क्लेरा को देख करके भी हम जॉन्डिस बता सकते हैं। और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें से LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, और लीवर फंक्शन टेस्ट में यही एंजाइम का टेस्ट कर लेते हैं। AST जो कि है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, और ALT जो कि है एलानिन ट्रांसअमीनेज टेस्ट करते हैं। ठीक, फिर कंप्लीट ब्लड काउंट ये हम कर सकते हैं टू डिटेक्शन ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया, कहीं आरबीसी की कंसंट्रेशन कम तो नहीं हो रही है, ये हमारा क्या दिखाएगा, प्री हिपैटिक जॉन्डिस के लिए हमें ये बता देगा कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस है कि नहीं। फिर यूरिन टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन, बिलिरुबिन का जो है देखेंगे कि यूरिन में आ रहा है तो भी क्या हो गया, ये क्या बताएगा कि ये जॉन्डिस है। फिर लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, अ हाई वाटर इनटेक,
इसमें जो है आदमी को खूब ढेर सारे पानी पीना चाहिए। डाइट लो इन फैट, फैट जिसमें जिसमें फैट होता है वो जो है डाइट वो कम कर देना चाहिए टू ट्रीट जॉन्डिस ऑफ ऑल टाइप्स, हर तरीके के जॉन्डिस के लिए ये है। तो विद दिस आई एंड अप विद यूनिट 3 जो कि था जॉन्डिस। ये लास्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।